आपने बिरहा विधा को चुना, बिरहा लिखने लगे आप। जी। कैसी प्रेरणा हुई आप? स्कूलों में रैलियों में बिरहा गाने के लिए हमें एक चयन किए तो हम गाए, उसमें कामयाबी भी मिल गई। रैलियों में खूब बिरहा गाता था। क्या ऐसा नहीं होता कि आप कवि और गायक दोनों होते? जरूर होता, लेकिन अब अध्यापक बन गए थे, थोड़ा हिचक मन में आती थी कि कैसे कि चौकी पर चढ़े गावे, ऐसा करें। सन 80 के बाद तो भारत में बहुत तरह के सामाजिक परिवर्तन हुए और वही समय है जब आपने बिरहा लिखना शुरू किया। तो किन विषयों को आपने अपने बिरहा में चुना? अब तो बिरहा लिखना बिल्कुल समझिए कि एक तरह से बंद टाइप हो गया है। अच्छा, तो अभी जो बिरहा की स्थिति है, जिस तरह के बिरहे लोग गा रहे हैं, जी, आपको क्या लगता है कि बिरहा पहले के मुकाबले गिर गया या उठा? नहीं, बिरहा पहले से जैसे गिरा भी नहीं है न तो उठा भी है, प्रगति भी बहुत अच्छी नहीं है। कवि जी, कौन सी समस्या है इस देश की जो आपको बहुत माने कचोटती है? जैसे नशा मुक्ति बताए दिए, दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा बुझिए कि अब सापा बन गया है। अब बेरोजगारी, जैसे पढ़ लिख कर आदमी जैसे बीटीसी करके बेकार पड़े हैं नौजवान। अपनी पूरी जो लेखन यात्रा है जी, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? तो हम लोग जो लिखते हैं यही लिखते हैं कि भाई समाज में अब परोसा जाए तो इसका अच्छा प्रभाव पड़े, जो लोग सुने उसकी तारीफ करें और उसे ग्रहण करें। दुनिया में कवियों की भूमिका और कवियों की अहमियत सदैव रही है और बिरहा में भी कवियों की केंद्रीय भूमिका रही है, क्योंकि अगर कवि लिखेगा नहीं तो बिरहिया कितना भी बड़ा हो वो नया बिरहा नहीं गा सकता। अभी जिस तरह के कवि सक्रिय हैं और जिस तरह के बिरहिये सक्रिय हैं, उसमें एक बड़ा फांक नज़र आ रहा है। कवियों ने नई चीज़ों की तरफ ध्यान कम कर दिया है और बिरहिये भी नहीं गा पा रहे हैं, क्योंकि बिरहिया अंततः कठपुतला होता है। जो कवि लिखता है उसी के आधार पर वो गाता है। उसके पास अपना कुछ नहीं है, उसके पास एक आवाज़ है, लेकिन कवि के पास शब्द हैं और भाव हैं, कवि के पास तर्ज और धुन है, कवि के पास पूरा कथानक है। तो इस तरीके से साबित होता है कि अगर कवि इस समय जो सक्रिय हैं वे नई बातें नहीं लिखेंगे, पुरानी परिपाटी पर रहेंगे, तो बिरहा भी पुरानी परिपाटी पर चलेगा। लेकिन लोक रुचियाँ बदल रही हैं, लोगों की जो सुनने की जो आवश्यकताएं हैं वही बदल रही हैं, नई शैलियाँ आ रही हैं और नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। ऐसे में कवियों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है और मैं बिरहा के कवियों से जब मिलता हूँ तो मेरा प्रश्न यह होता है कि आखिर बदलती हुई दुनिया में वो नई चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं। ऐसे ही एक कवि भोला यादव आजमगढ़ ज़िले से आते हैं और आजमगढ़ ज़िले में उनका गांव चिरैया कोट से सटा हुआ है और वे रमन घराने के कवि रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा, उनकी कविता यात्रा क्या थी, कितने गीत लिखे उन्होंने, कितने बिरहे लिखे, कौन कौन लोगों ने गाया, यह तो हम जानेंगे ही, लेकिन समकालीन प्रश्नों पर भी उनसे बात करेंगे, क्योंकि समकालीनता अगर कवियों में बनी रही तो बिरहा बच जाएगा। बिरहा बचाने का दावा अनेक खोखले लोगों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कवियों के साथ उनका संबंध भी जिस तरह की उपेक्षा का रहा है, उससे कवियों की जो एक गरिमा है उसको ठेस पहुंची है, कवियों की संवेदना उससे चोटिल हुई है, कवियों को महत्व नहीं दिया गया है। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनकी लिखी चीज़ें चुरा कर दूसरे कवियों ने या तो अपने नाम से कर लिया या फिर बिरहियों ने उनको उचित स्थान नहीं दिया, उनकी छाप नहीं दी, उनको याद नहीं किया उसमें। तो कवियों के साथ बहुत तरह की चीज़ें ऐसी होती रही जो नकारात्मक भी हैं। इसके बावजूद कवि लिख रहे हैं, कवि कह रहे हैं नया कुछ। और इस समाज में जो चुनौतियाँ आ गई हैं, ख़ास तौर से समाज अपने अधिकार बोध को
छोड़कर वह धार्मिक स्तर पर बंटने की कगार पर आ गया है और तमाम सारे जो संघर्षशील समुदाय हैं उन समुदायों में एक खास तरह का अंधेरा काम कर रहा है। ऐसे में कवियों की तरफ ध्यान जाना आवश्यक है और अनिवार्यतः उनसे यह उम्मीद की जाती है कि कवि अपने इस दौर को लिखें, भले ही उनको कोई न गाए, इसके बावजूद उनका लिखना बहुत ज़रूरी है। अपनी विधाओं का चयन वे अपने हिसाब से कर सकते हैं। आज बिरहा लगभग सिमट रहा है, लेकिन गीतों की भूमिका बची हुई है। गायन लोक रुचि का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लोग किसी न किसी रूप में गीत सुनते हैं। तो कवि क्या कर रहे हैं, हम भोला यादव जी से जानेंगे। भोला यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत। आपका जन्म कहाँ, किस गांव में हुआ कवि जी, और कब हुआ? सर्वप्रथम मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ तक कष्ट करने का। और उस रही बात हमारे जन्म स्थान की, तो हमारा जन्म स्थान ग्राम भुआलपुर आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है, वहीं है। और दूसरा स्थान महूंगंज बाज़ार में भी रहता हूँ जी। वहाँ दुकान है, अपना मकान है। तो कवि जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी? वैसे हमारी पढ़ाई लिखाई DMA BEd की डिग्री हमने हासिल की जी। हाँ, फिर उसके बाद अध्यापक निजी विद्यालय खुलकर उसमें अध्यापकी करने लगा जी, उसी में जीवन बीता अपना। तो कितने साल तक चलाया आपने निजी विद्यालय? अब विद्यालय हमारा खुला 1979 में खुला, तब से हम उसकी देखभाल करते रहे और 2013 तक अनवरत उस पर जी जान से 33-34 साल जी लगे रहे। लेकिन अब क्या विद्यालय बंद हो चुका है? नहीं, विद्यालय बंद नहीं, ये चलता है, लेकिन वो दूसरे लोग चलाते हैं, उसे हम ही देखभाल करते हैं। हम प्रबंधक किस्म उसके हैं जी। हम ही चलाते हैं। और ये मुझे बताइए कि आपकी पारिवारिक संरचना कैसी है, कौन कौन लोग हैं उसमें अभी, आपके माता पिता कैसी थे? जैसे परिवार में हमारे पिताजी थे, माताजी थे, दोनों स्वर्गवासी हो गए। इसमें धर्मपत्नी अपनी है, 3 बच्चे अपने पास हैं, 3 बच्चियां थी, शादी विवाह हो गया, अपने घर चली गई जी। और फिर 3 बच्चों की औरतें आई हैं इसमें, ये भी घर पे इसमें हैं मौजूदा में जी। तो आपके भाई नहीं थे, मैं अकेला था। अकेले थे जी। तो आपका एक तरह से ये जीवन जो पारिवारिक है इस रूप में रहा है। आपने बिरहा विधा को चुना जी, बिरहा लिखने लगे आप जी। कैसे प्रेरणा हुई आपको? बिरहा की प्रेरणा जब मैं पढ़ता था कक्षा 8 में जी, तो एक हमारे रामबली मास्टर साहब थे, बहुत नज़दीकी संबंध उनसे था, पारिवारिक भी और विद्यालय से भी संबंध था। तो टूर्नामेंट वगैरह तब हुआ करते थे ना जी, स्कूलों में, तब वो रैलियों में बिरहा गाने के लिए हमें एक चयन किए, तो हम गाए उसमें, तो कामयाबी भी मिल गई। रैलियों में खूब बिरहा गाता था। फिर उसके बाद हाई स्कूल में पढ़ने गया, खड़गपुर इंटर कॉलेज पर जी। तो वहाँ भी रुचि हुई। जब जैसे अपने अंदर गुण था तो छिपेगा नहीं जी। तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब मार्कंडे सिंह थे, तो बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने भी हमारी फीस माफ़ कर दी सब। अच्छा। उसमें फीस लगती थी तो सब फीस माफ़ कर दी जी। कहे भाई तो प्रोत्साहन कुछ और बढ़ गया। तो वहाँ भी रैलियों में गाने लगा। फिर उसके बाद BA पढ़ने गया भुरगुड़ा डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ भी लोग जान गए कि नहीं गाना गाते हैं। प्रिंसिपल साहब थे इंद्रदेव सिंह, बाबू इंद्रदेव सिंह प्रिंसिपल थे जी। तो वो भी गवाए हुआ है। तो वहाँ भी जो फंक्शन होता था उसमें बुलाते थे, वहाँ भी सम्मान मिलता था। तो इसी से धीरे धीरे बिरहा गाना भी शुरू कर दिया। तो 4-6 साल तक 80 तक गाया। फिर 80 के बाद मन में आया तो धीरे धीरे बना शुरू कर दिए बनाने। भुड़कुड़ा एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है जी, महंत राम बरन दास। हाँ। इंटर कॉलेज और अब तो डिग्री कॉलेज भी है जी, डिग्री कॉलेज है। उसमें एक अध्यापक थे अनुराग शंकर वर्मा, अंग्रेजी पढ़ाते थे। अच्छा। शायरी भी करते थे, उनकी पहचान थी, वो महत्वपूर्ण शायरी करते थे, उनके पास अच्छा मीटर था। कभी मुलाकात हुई आपसे? नहीं, अनुराग वर्मा से मुलाकात नहीं, हमारे समय में नहीं थे।
हमारे समय में इंद्रदेव सिंह प्राचार्य थे, तो वो तो स्वर्गवासी हो गए। जी। और गंगेश प्रसाद द्विवेदी थे, संस्कृत पढ़ाते थे। डॉक्टर बरबल राम थे, हिंदी पढ़ाते थे। और बाबू रणजीत सिंह थे, वो शायद वो राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे। ये 80 के आसपास मेरा ख्याल है कि वो रहे, और मैं उनसे जब वहाँ मिलने गया था तो 85 का ज़माना था, 85 में गया। नहीं तो 80 में तो नहीं थे, हम 76 से 78 तक बीए में रहे। अच्छा। जी, 76 से 78 तक रहे, बाद में आए होंगे, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मोहन पाठक थे, भूगोल प्रवक्ता थे। जी। तो मैं उस विद्यालय का इसलिए जिक्र कर रहा था कि उस विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत प्रतियोगिताएं होती थी। प्रतियोगिता के और बहुत शौकीन थे जी लोग। जी। और साप्ताहिक मिलन होता था। तमाम जो पिछड़ी जातियों के योग्य विद्यार्थी थे सब वहाँ पढ़ते थे। जी जी। और इस इलाके का वही सबसे चमकता हुआ कॉलेज भी था। जी, वही था भी उस समय। जी जी। हाँ। तो वही नया खुला था, तो हम लोग गए थे पढ़ने वहाँ। अध्यापकों की जो यादें हैं जी। वो क्या है? जैसे आप के जो प्रिंसिपल साहब थे और दूसरे अलग अलग अध्यापक, क्या जी। उनका असर आपने लिया? उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका व्यवहार था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसका मैं आजीवन ऋणी हूँ, समझिए। जैसे कुछ घटनाएं याद है? नहीं तो ऐसी ये, कोई घटना तो उस समय की ये इस नहीं तरह है की- जिसकी याद रहे। हाँ जी, ऐसी कोई घटना नहीं थी, सब बड़े प्यार से मिलते थे लोग। और बहुत अच्छी सहानुभूति मिलती थी, और हम लोग विद्या अध्ययन करते थे वहाँ। तो आपने जब बिरहा, माने उस समय जब गाते थे रैलियों जी वगैरह में और जी विद्यालय में भी गाते थे, जी। तो गाना आपने कब तक चालू रखा? तो वही सन 80 तक चालू रखा। उसके बाद बंद कर दिया? हाँ, उसके बाद बंद कर दिया। और लिखना कब से शुरू कर दिया आप? वही तब लिखना शुरू कर दिया 80 से। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हुआ होता कि आप कवि और गायक दोनों होते? नहीं, होता जरूर होता, लेकिन अब अध्यापक बन गए थे, थोड़ा हिचक मन में आती थी कि कैसे कि चौकी पे चढ़ कर गावें, ऐसा करें। लेकिन बहुत सारे अध्यापक गाना लेकिन रुचि गाते इतना थे। थी बिरहा से कि धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिया। मंगल जी, परशुराम जी और अनेक ये संवरू मास्टर साहब, ये सब हाँ। लोग तो अध्यापक ही थे। हाँ। और ये बहुत धुरंधर बिरहिया भी थे। जी जी जी। और अभी डॉक्टर सुनील यादव हैं, इंजीनियर हैं। वो गलगोटिया विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी बहुत अच्छा बिरहा गाते हैं। जी। एक बिंद्रा यादव हैं जो कि आजमगढ़ में एक इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं, तो वो भी बिरहा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते उस हैं। तरह से सबका स्वभाव अलग अलग होता है ना, जैसे जिनकी जैसे रुचि रहेगी वैसे की होगी। हमारी रुचि नहीं बनी, और तब नहीं गाए वैसे। यही बात है कि रुचि अपनी नहीं थी। तो कवि जी, सन 80 के बाद तो भारत में बहुत तरह के सामाजिक परिवर्तन हुए। जी और वही समय है जब आपने बिरहा लिखना शुरू किया। जी। तो किन विषयों को आपने अपने बिरहा में चुना? जैसे पहली भी रहा तो हम हनुमान जी की जन्म पर लिखी थी। अच्छा। हाँ, हनुमान जी की जन्म पर लिखी थी। फिर उसके बाद लोरकान से एक बिरहा लिखी थी, और जिसे रमेश में बहुत गाए उसे। जो करे भुजा के भीतर जद्दू वंश का पानी, हैरानी कर रामायण लोर की, उसकी तेरी थी जी। और उसके बाद दहेज प्रथा पर बहुत बिरहा लिखे। ये सूबेदार रमेश, सुभाष, ये लोग गाते थे जी। फिर करीब 90 के दशक के बाद विश्वनाथ से भेंट हुई, तो उन्हें भी अपनी रचना दिया, तो वे भी बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रोत्साहन दिए, और वो भी शुरू किए गाना। कौन सा गाना गाया? और यह ख्याल तो नहीं है कौन सा गाना गाए, लेकिन गाए। फिर इसी तरह से चलता रहा काम अपना। जी जी जी। तो अब तक कितना बिरहा आप लिख चुके होंगे वैसे? अभी ये संख्या तो नहीं बता पाऊंगा कितना भी रहा है लिखे। फिर भी मान के चलिए कि महीने में एक तो लिख ही लेते होंगे कि कम लिखते हैं? नहीं, अब तो बिरहा लिखना बिल्कुल समझिए कि एक तरह से बंद टाइप हो गया है। कोई पूछने वाला नहीं है। नया गाना नहीं। हाँ, सब लोग नया गाना चाहते हैं, लोकगीत चाहते हैं। तो लोकगीत लिखता हूँ। उसे असल बात यह है कि हम समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं बहुत दिन से, तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। तो समाजवादी गीत जो है अधिकतर अब लिखता हूँ, और वही सूबेदार सरोज गाते हैं। अच्छा। हाँ, रमेश भी गाते हैं, वो सुभाष भी गाते हैं, लेकिन सूबेदार जो हैं उपाध्यक्ष हैं, हम अध्यक्ष हैं। अच्छा।
तो जो भी कार्यक्रम होते हैं प्रदेश स्तर तक के, जहाँ से लोग बुलावा करते हैं वहाँ हम लोग जाते हैं, वहीं गाते बजाते हैं। तो अभी जो बिरहा की स्थिति है, जिस तरह के बिरहे लोग गा रहे हैं, जी। आपको क्या लगता है कि बिरहा पहले के मुकाबले गिर गया या उठा? नहीं, बिरहा पहले से जैसे गिरा भी नहीं है, न तो उठा भी है, प्रगति भी बहुत अच्छी नहीं है। जितनी प्रगति की इन लोकगीतों की हुई है, मैंने जहाँ का तहाँ रह गया बिरहा। जी हमारी समझ तो यही है। अच्छा। तो तो अब जैसे समाज में उसे सुनने वाले भी कम लोग हैं, और कुछ ऐसे मजबूरी भी है कि ऐसी प्रचलन प्रथा हो गई है कि कोई सुनेगा क्या। अब जैसे 10-11 बजे तक तो बारात आ रही है, फिर जयमाल हो रहा है, फिर शादी हो रही है, सवेर हो जा रहा है, सब लोग घर चले जा रहे हैं अपने। लेकिन बिरहा तो घरातियों के लिए भी होता था पहले। हाँ होता था, लेकिन अब देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। बहुत रियर कैसा है, तो पहले तो हर बारात में पहले बिरहा कंपलसरी होती थी कि नहीं, बिरहा भाई होना है, ज़रूरी होना है। एक और चीज़ भी इसके पीछे मुझे लगता है कि है जी कि एक ही लग्न पर कई कई बारातें, कई कई शादियां होने की वजह से एक ही आदमी कई जगह निपटाने के इसमें रहता है। हाँ, ये तो भी ये भी समस्या है, लेकिन वैसे सब लोग थोड़े ही ना वैसे वो उस कैटेगरी के जी। हैं। जो मोटरसाइकिल और भाग दौड़ वाले हैं अपना वो जाते हैं, करते हैं, निमंत्रण ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बिरहा में रुचि नहीं है कि नहीं चल कर रात भर बिरहा सुना जाए। बिरहा अगर वैसे उसमें समय में भी परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे वैसे प्रोग्राम में बिना शादी विवाह के, तो जैसे बम्बई में होता है, तो 2 बजे दिन से बिरहा शुरू करें और 10-11 बजे तक करें तो शायद लोग सुने। हाँ, मुझे भी लगता है कि जी। एक उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। वो परिवर्तन इस रूप में, क्योंकि शाम को जिस तरह से लोगों में शराबी होने की प्रवृत्ति बढ़ी जी। है कि शाम ढलते ही तो जाम भी ढलने लगती जाम है, ढलने लगता है। तो फिर कैसे मामला चलेगा? तो उस समय तो होश ही नहीं रहता है, तो क्या बिरहा सुनेंगे? नहीं, जैसे 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है बिरहा, उसमें जाम भी लेते रहते लोग, पीते भी रहते हैं, वो सुनते भी रहते हैं। हाँ हाँ। अब वो तो जिन्हें पीना है वो तो पीबे करेंगे। अब ऐसी थोड़ी बात है ना, आज बिरहा है तो आज ना पियेंगे, जी। वो तो पियेंगे जरूर, उनकी आदत बन गई है। लेकिन तो इसमें कुछ परिवर्तन करना हमारी समझ से ज़रूरी है कि अगर 4 बजे से बिरहा शुरू हो जाए, जैसे तिरही कार्यक्रम है, और वैसे जैसे बरही है किसी की या कोई पार्टी है, तो बिरहा जीवित हो सकती है। तेरही में बहुत सारे बिरहिए तो तेरही में गा गा कर ही जीवित हैं, जी। लेकिन तेरही एक कुप्रथा है, इसको भी लेकर अभी नई चीज़ें चल रही हैं, आंदोलन चल रहा है कि तेरही बंद किया जाए। हाँ, तो तेरही में गाना क्या अच्छा है या बुरा है? जैसे जो बुढ़ा मर जा रहा है, जैसे जो अपनी अवस्था पूरा कर ले रहा है, अगर उसकी तेरही बिरहा होती है तो जो जस्ट टाइप हो जाता है वो, तो वो तो ठीक है। कम से कम उसकी यादें उसी बहाने सब लोग याद कर लेते हैं, उसी बहाने जान जाते हैं। और जो जैसे नया आदमी मर जाए तो उसमें तो नहीं ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ लगे कि नहीं ठीक है, यहाँ यह शोभा दे रहा है, जी। वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ अनसोहन है वहाँ ठीक नहीं है। वहाँ ठीक नहीं। कवि जी, कौन सी समस्या है इस देश की जो आपको बहुत माने कचोटती है? जैसे समस्या तो समझ लीजिए कि बहुत हैं। अब उसमें क्या बताया, जैसे दहेज प्रथा है और नशा वाली समस्या जो है, नशा बहुत बड़ी समस्या है। और इस पर भी हमने बहुत लोकगीतें लिखी हैं नशा पर, लेकिन उसमें सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं नशाबंदी हो जाती ठीक है, नशाबंदी हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कहाँ तक संभव हो जाता है, अब इस पर भाई प्रशासन सरकार में। तो उसके अलावा और कौन सी समस्या है जो आपको लगता है कि उस समस्या से लड़ना चाहिए बिरहा के या गीत के माध्यम से? जिससे नशा मुक्ति बताए दिए, दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा बुझिए कि अब सापा बन गया है, और ये भी एक समस्या है। हालांकि बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी, जैसे पढ़ लिख कर आदमी जैसे बीटीसी करके बेकार पड़े हैं नौजवान, और तो उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई रोज़गार करेंगे भी नहीं, और खेती बाड़ी से रुचि जो है उनकी उठती जा रही है, खेती बाड़ी मन नहीं लगा रहे हैं, यही सब समस्याएं हैं। और जैसे अभी तो आपने बताया कि लोग डिग्रियां लेके बेरोजगार हैं, लेकिन बिना डिग्री वाले भी बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। जी। जैसे मैंने देखा कि गांव में
जो मनरेगा में कुछ दिनों का काम मिलता था, जी वह काम अब मशीनों से हो रहा है। जी तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है। लोगों के सामने काम न करने की चुनौती आ गई है। कैसे काम करें? काम पाने की चुनौती हो गई है लोगों की उसमें। जैसे देखें फिलहाल मनरेगा तो हम प्रधान भी रहे अपने गांव के 5 साल, 10 से 15 तक रहे हैं। जी। तो मनरेगा तो समझिए कि वो हमारी समझ से तो बहुत चौपट विभाग है काम करने के लिए। जी। वो मजदूरों को इतना बेकाम बना दिया मनरेगा कि अपना आपका भी प्राइवेट काम भी करने आएंगे, आप जैसे अपना निजी काम करवाएंगे तो भी वही रवैया मनरेगा वाली है। अच्छा। फावड़ा लेकर खड़े हैं बस, काम मनरेगा माने मत रेंगा। मत रेगा। हाँ, मनरेगा। मनरेगा माने मत रेंगा। हाँ मने मत हिलिए। हाँ तो ये समस्या भी सही कह रहे हैं। तो कभी आपको लगा कि इस तरह की चीज़ों पर जो ये बहुत ठोस और लगभग समकालीन समस्या है, इस पर भी कुछ लिखा जाना चाहिए? आपने बहुत अच्छा शब्द कहा मतरेंगा, लेकिन क्या मतरेंगा पर आपने कुछ ऐसा किया? नहीं, लिखा तो बहुत कुछ है। अब तो डायरी से संजो से यहाँ है नहीं तो मनरेगा में भी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। हाँ अपनी पूरी जो लेखन यात्रा है आपकी, जी, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? अब हम तो पूरा 100% संतुष्ट हैं ना, तो उसमें कोई अपने को अभाव थोड़े ही ना है। अच्छा, नहीं जैसे मान लीजिए कभी ऐसा लगता है आपको सामाजिक और सार्वजनिक रूप से कोई सम्मान लेखन के लिए मिला? वैसे सामाजिक रूप से सम्मान तो जैसे पार्टियों में जैसे बिरहा जहाँ होती है वहाँ लोग सम्मान करते हैं, भाई फलाना कभी आए हैं, इनका भी सम्मान हो जाना चाहिए। भी हो जाना चाहिए ना। हाँ। लेकिन इनका ही सम्मान होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना? नहीं, इनका ही सम्मान होना चाहिए, इनका भी सम्मान होना चाहिए। जैसे आ गए हैं तो इनको भी सम्मानित कर हाँ, दीजिए। लेकिन अलग से बुलाकर जी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अलग से बुलाकर नहीं होता है। नहीं होता है। जैसे मंच पर बिरहा हो रही है तो वहाँ हाँ, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि उबरल भात पितरन की हैं? तो अगर कुछ बेसी है तो पितरों को जो है दे दीजिए। जैसे वैसे हम तो जब मैं बिरहा की बात की है आपने तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से की, सेवा पब्लिक की, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। कभी बिरहियों ने आपको कोई पारिश्रमिक दिया? नहीं, पारिश्रमिक हम लिए ही नहीं, दिया कोई। अच्छा, मैंने उन्होंने क्या दिया? कभी कोशिश की कि गुरुजी लीजिए, अच्छा हमारी तरफ से 1000 रुपये? नहीं, हम जानते हैं लोग कुछ नहीं लेते हैं, इस नाते प्रयास भी नहीं किए कि नहीं लेंगे। अच्छा, उनको तो एक तरह से उनके भाग से छीका टूट गया, शिकहर टूट गया और मलाई उनके हाथ में चली गई। तो अभी इस इलाके में जो सबसे बढ़िया गवैया है जी, वो कौन है अभी जो गा रहा है इस समय तो हमारे तीनों शिष्य हैं, जैसे सूबेदार सरोज हैं, रमेश हैं, सुभाष हैं। तो इनमें तीनों में बेजोड़ हैं, एक से एक हैं। हाँ, उसमें सूबेदार जो है वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में गाना गाते हैं, तो उनका प्रोग्राम बराबर चलता भी है, तो अच्छे हैं वो भी, कोई बात नहीं है। जी कवि जी, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग बिरहा बचा रहे हैं, लेकिन बिरहा कैसे बचेगा? बिरहा बचाने का प्रयास तो सब लोग कर ही रहे हैं, बात सही है आपकी, लेकिन अब समय के हिसाब से परिवर्तन होना जरूरी है। जैसे समय परिवर्तन होता है, हर चीज़ बदल रही है, उसी तरह बिरहा में भी बदलाव आया है, तो उसमें क्या करना जैसे क्या बदलाव? जैसे अश्लीलता बढ़ गई उसमें? अश्लीलता बढ़ गई है, इस नाते कोई सुनना नहीं चाहता, बहुत से लोग नहीं सुनना चाहते। जैसे जो डीजे पर है अश्लीलता और दूरभाष से जो सुनते हैं लोग, उससे भी नाक अपने बंद कर लेते हैं, कान बंद करने लगते हैं कि हल्ला हो रहा है, जो फालतू की चीज़ गा रहे हैं, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। किसी ज़माने में लोग जो खाए घाये लोग होते थे जी, वो कहते थे बिरहा गंवारों का गाना है, जी और आज जो बिरहा जिस गति तक पहुंच चुका है जी, उसको भी बदतमीजों का गाना कह सकते हैं वे। बिल्कुल कह सकते। और ये एक चीज़ ऐसी है जिसको मुझे लगता है जो बिरहा के लिए अपमानजनक है। जी, तो इससे उबरने की कोई राह दिख रही है? उभरने की राह देखने में क्या, अपने से तो हम लोग जो लिखते हैं
यही लिखते हैं कि भाई समाज में अब परोसा जाए तो इसका अच्छा प्रभाव पड़े, जो लोग सुने उसकी तारीफ करें और उसे ग्रहण करें। जी। लेकिन कुछ कवि लोग ऐसे हैं जो अपना लिखते हैं, आखिर कभी लिखते हैं तब भी नहीं गाते हैं लोग, आगे कभी नहीं लिखता कैसे गाते हैं लोग। लेकिन हम लोग वो सब नहीं लिखते हैं ना, तो गाते गवाते हैं। जैसे सबसे लिखने के लिए पढ़ना भी पड़ता है। जी आप दूसरों की चीज़ों को पढ़िए, सुनिए, देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है उसको भी जानिए। आपकी दिलचस्पी किताब उताब पढ़ने में है? किताब पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है। कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं? अरे किताब तो बहुत रखे हैं और पढ़ते भी हैं। जैसे रामायण महाभारत की बातें छोड़ दीजिए, वो तो जनरल चीज़ है। जी। वैसे एक रामपाल महाराज हैं, उनकी किताब है ज्ञान गंगा, उसे हम पढ़े हैं। और तो अब जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं बच्चों की, वो भी पढ़ते हैं जो नए नए पाठ रहते हैं। जैसे आपके ज़िले में एक बड़े भारी लेखक हुआ करते थे, उनका नाम याद है आपको? पहले पहले ज़माने के जी। राहुल संस्कृत जी। हाँ। तो क्या राहुल जी को आपने पढ़ा कभी? नहीं, राहुल जी को तो नहीं पढ़ा, इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन नहीं तो उपलब्ध नहीं हो पाई किताब। नहीं तो उनका तो नाम बहुत नाम सुना है बहुत। अगर किताबों की दुकान पर जाएंगे तो किताबें मिल जाएंगी। हम मिल जाएंगी। लेकिन किताबों की दुकान पर आप नहीं गए? जी नहीं, वो कभी ऐसे सोचे नहीं कि नई किताब पढ़ लूँ। नहीं, उनकी किताबें आपको ले आनी चाहिए कम से कम। राहुल जी के बहुत सारे उपन्यास हैं। हाँ। से गंगा, जय अवधेश, दर्शन दिग्दर्शन जी है, और कनैला की कथा, हाँ। और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, घुमक्कड़ शास्त्र हाँ। है। जी। और उन्होंने कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी, एंगेल्स की लिखी, माओ त्से तुंग की लिखी, स्टालिन की लिखी, जी। बहुत सारी चीज़ें की हैं उन्होंने। जी। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत ऐसे उपन्यास हैं उनके जो मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। आपने उनको नहीं पढ़ा। एक बड़े भारी कवि भी हुए पहले आपके जिले में, अयोध्या सिंह उपाध्याय। जी। उठो लाल अब आंखें उनकी कविताएं लाई हूँ मुँह धो लो। हाँ, उनकी कविताएं तो पढ़े हैं किताब में। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, नभ में न्यारी छाई, नाली छाई न्यारी, हाँ। हवा वही सुख देने वाली। और इस तरह के, तो आपको कभी ये लगता है कि बिना इन सबको पढ़े हुए और बिना इनसे कुछ सीखे हुए नहीं तो जो कवि कर्म है जी, वो कवि कर्म अधूरा रहेगा? बहुत से लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या पढ़ा। जी। गाजीपुर में एक बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे, जी। आप नाम जानते हैं उनका? बताइए। राही मासूम रजा, जिन्होंने उपन्यास लिखे, जिन्होंने महाभारत जो टेलीविजन पर आ रहा था तो वो भी उन्होंने लिखा। जी। उन्हीं के द्वारा लिखे गए संवाद और उन्हीं की कहानी पर महाभारत बना। और गाजीपुर को लेकर उन्होंने आधा गांव उपन्यास लिखा, नीम का पेड़ लिखा जिस पे सीरियल भी बना। जी। ओस की बूंद लिखी उन्होंने, इमरजेंसी को लेकर उन्होंने कटरा भी आरजू लिखा। जी। और एक हिम्मत जौनपुरी लिखा उन्होंने। जी। और उसके अलावा टोपी शुक्ला लिखा, बहुत सारा कुछ लिखा। लेकिन कभी आपके निगाह में ये सारी किताबें पढ़ी? नहीं सर, जानकारी नहीं थी, न तो उस पर हम प्रयास भी किए। तो आपको अब लगता है जवानी गई नहीं है? नहीं लगता है कि उसको पढ़ना चाहिए? नहीं, पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। कम से कम मुझे लगता है कि जैसे देह के लिए अच्छा भोजन और ड्राई फ्रूट और फ्रूट सब चाहिए ना। जी, बहुत सही कहे हैं। तो दिमाग के लिए किताबें भी चाहिए। नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिनेमा आप देखते हैं? सिनेमा नहीं देखते। कभी नहीं देखा आपने? नहीं देखा, कभी नहीं, वही भरी निगाह से। अच्छा। हाँ, तो जब आप सिनेमा में कोई रुचि नहीं रहती है। रुचि नहीं रहती। और नाच कुदैया ये भी नहीं देखते। तो कभी भी बताइए, कितनी बड़ी अन्याय की बात है। आपने उन तमाम सारी चीज़ों को जिससे की रुचियाँ विकसित रुचियाँ विकसित होती हैं, सही बात है, लेकिन तो अपना फुर्सत नहीं लगती है अपने को ना, तो उतना इंटरेस्ट है उसमें आता है। टीवी तो है, लेकिन मोबाइल में भी तमाम फिल्में आ रही हैं बराबर, जब चाहे तब देखो, लेकिन कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं आता। बिरहा आपने सुना? बिरहा तो बहुत सुना। किसका किसका? बिरहा समझिए जितने गायक हैं बनारस से लेकर और सीधे मऊ तक ले
सबका सुना हूँ। जैसे कुछ नाम बताइए। है रामदेव, बुल्लू, हीरा की, मंगल कवि की, चंद किशोर पांडे की, तमाम गायक हैं। इनमें कौन विश्वनाथ। सबसे अच्छा आपको लगता है और किसने प्रभावित किया, किसकी गायकी से आप बहुत एकदम? अब यह कहना हमारे लिए तो थोड़ा नामुमकिन है कि कौन अच्छा था, इसमें अच्छे सब लोग थे, सबसे प्रभावित मैं था जी। तो अभी आपका समय कैसे गुजरता है? अब समय तो सुबह उठता हूँ 4 बजे तो अपना दैनिक क्रिया करने के बाद वही प्रवचन आता है टीवी पर अनिरुद्धाचार्य महाराज का, वही सुनता हूँ 1 घंटा। उसके बाद टहलता हूँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। उसके बाद आता हूँ, फिर अपना दैनिक कार्य क्रिया होती है। फिर उसके बाद योगा करता हूँ आधा घंटा। क्या आपको लगता है कि आपने कोई पाप किया है कभी? अब पाप तो ऐसे कुछ अनजाने में भी हो जाते हैं। जैसे क्या हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा तो क्या हुआ? जैसे अनजाने में मान लीजिए कोई चींटी मर जाए तो भी पाप है। नहीं, पाप तो मान लीजिए अनजाने में हो गया, जी लेकिन ये प्रवचन सुनकर जी जो ये होता है कि मैंने ये पाप किया, कुछ जानने में भी पाप करते हैं। जी जैसे कोई भी व्यक्ति, और जानने में बहुत सारा पाप होता है, जी क्योंकि जब आपका एक विचार होगा जी तो आप विरोधी विचार के लिए पाप ही करते रहेंगे। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो आपका शत्रु है जी उसको आप सताएंगे नहीं। जी मनुष्य हैं तो सताएंगे, किसी न किसी रूप में सताएंगे। जी तो यह तो पाप है, लेकिन इसका आप क्षमा नहीं मांगते। आप वो उन पापों का मांगते हैं जिनको आपने किया ही नहीं। जी ऐसा लगता है मुझे। जी तो उन पापों के लिए मुझे लगता है कि क्या करें, नाकर्दा गुनाहों की है हसरत की मिले दाद। हैं? जो गुनाह आपने नहीं किए हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए कि चलिए आपने ये नहीं किया। मसलन आपने बीड़ी पी जी तो बहुत अच्छी बात है, बीड़ी आपने पी ली, लेकिन शराब नहीं पिया आपने, गांजा नहीं पिया, जी तो ये तारीफ होनी चाहिए भाई बीड़ियाँ पीते हैं, गांजा वाजा नहीं पीते, है कि नहीं? जी तो पाप तो बहुत जरूरी चीज है। जी पाप को जानना, पाप को करना, और पुण्य की तरफ जो है मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। अगर दुनिया एकदम बहुत बढ़िया हो जाए जी तो हमारे लिए फिर क्या करने को बच जाएगा? कुछ नहीं। नहीं, वो ये तो सवाल आपका बहुत कठिन है, लेकिन अपने उम्र में अब करीब 70 का दशक चल रहा है इसमें, लेकिन पाप वाली बात जहाँ तक है तो मैंने अपने समझ से नहीं पाप कोई किया है। देखिए हाँ, अगर कोई झगड़ा भी करने का प्रयास करता है तो हम सोचते हैं कि झगड़ा ना हो, किसी तरह से ही बी बचाव करके समाधान कर लिया जाए इसका। जी। और वैसे पाप तो भाई बहुत हैं, जैसे शराब पीना भी पाप है, सुर्ती खाना पाप है, समझी अगर मान लिया जाए तो, जैसे जिसे गलत मैसेज जाएगा समाज में। देखिए, जैनियों ने तो ये भी कहा कि साग वाग खाना भी पाप है, जी लेकिन प्रकृति का नियम ये कहता है कि जीवो जीवाहार है। बकरी पत्ती खाती है, आदमी बकरी खा जाता है, जी और शेर जो है आदमी को भी खा जाता है, बकरी को भी खा जाता है, वो घास नहीं खाता हाँ, है। नहीं तो इस तरह की चीजें, अब जैसे मछली, छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, जी तो ऐसे अगर देखें तो पूरा संसार पापियों का संसार है। जी। लेकिन आखिर शेर को आप घास खिलाने की आदत कितने साल में डालेंगे? नहीं, आदत का वो नेचुरल है ना, वो तो खाएगा। तो यही पाप वाप नेचुरल है ना। तो वही बतिया कह रहा हूँ आपसे। पाप तो नेचुरल है, इसलिए पाप से मत डरिए, पापी से डरिए। हाँ, तो कहा ये पाप से मत गिड़ा करो, पापी से गिड़ा करो। हाँ, पाप तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। बहरहाल जी कवि जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, और मुझे लगता है कि आपका अभी जमाना गया नहीं है। आपके चेले 3 जो है जब्बर यहाँ हैं, जो इस शहर से लेके, इस जिले से लेके दूसरे तमाम सारे जिलों में जी हकड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जिसके चेले हों 3, वो काहे को न बजावे बीन। सब कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।